अगर ये पीढ़ी अंधी गूंगी बहरी हो गई तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। काउंटर के रूप में देखती हैं कि हत्या के रूप में काउंटर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक ट्रेडिशनल रिवॉल्वर से उसने मार दिया और AK-47 लिए खड़ी पुलिस अब भाग गई। इससे जिस तरह से पुलिस डरी थी, ऐसा रिएक्शन तो केवल बच्चों का होता है जब गोली चलती है। पुलिस पहले भाग गई। अतीक अहमद से ज़्यादा पुलिस डर गई कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है योगी राज में। ये स्थिति है आज। सत्ता के लिए जो लालच है इस टाइम पे, जिस तरह से सारी सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो राम राज्य नहीं है। तो अब कलयुग में कोई भगवान नहीं होता, वो सतयुग का दौर निकल गया। बाराबंकी कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 3 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। उपस्थित यंग इंडिया बोल की बाराबंकी प्रभारी सदफ तस्लीम ने बताया कि जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति पर आक्रमण कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। मैं इस वक्त बाराबंकी कांग्रेस कार्यालय पर हूं और इस वक्त हमारे साथ NSUI की मेंबर सदफ तस्लीम जी हैं, यहाँ पर आई हुई आज लखनऊ से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाराबंकी में। बेहद शुक्रिया। मैम, क्या पर्पज़ है कि आप यहाँ पर आज आई हैं, तो क्या कुछ मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आने का? मैं यहाँ पर आज यंग इंडिया के बोल सीज़न 3 की लॉन्चिंग के लिए आई हूँ और सिकंदर जी को इसका कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। उनके साथ तालमेल बैठा के लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ सरकार तक, और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता तक पहुँचाने के लिए ये एक मुहिम है, जिसका ये तीसरा चरण है। प्रतिवर्ष लॉन्च होती है और युवाओं को एक मौका देती है कि वो अपनी बात सबके बीच में रख सकें। आप भी एक युवा हैं, तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से आप जो है युवाओं को प्रेरित करेंगी पार्टी में, संगठन में जोड़ने के लिए, और किस तरीके से युवाओं के आने से संगठन कितना मजबूत होगा? किसी भी लोकतंत्र में, या लोकतंत्र भी नहीं, यदि तानाशाही भी चल रही है तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जो हमारी आज़ादी की प्रक्रिया थी, जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें भी युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी थी। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी हो, ये सब युवा पीढ़ी के नेता थे, जिन्होंने सबके बीच में आकर लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ तानाशाह हुकूमत ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। तो इसीलिए इस दौर में भी युवाओं की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है। और युवाओं की भूमिका केवल इतनी नहीं है कि वो हाथ में झंडा उठाकर किसी नेतागढ़ के पीछे चले। उनकी भूमिका ये है कि वो सवाल करें, चीज़ों को समझे कि किस चीज़ पर कितना प्रतिशत टैक्स है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है। LIC में अगर आप बीमा करा रहे हैं तो वो LIC किसके स्टॉक्स में निवेश कर रही है, स्टॉक्स गिरने के बाद अडानी जी के स्टॉक्स में क्यों पैसा लगा रही। तो ये युवा की भूमिका है, क्योंकि अगर ये पीढ़ी अंधी गूंगी बहरी हो गई तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यूपी में निकाय चुनाव है और इसी साल जो है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार भी है। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी रहेंगी और किस तरीके से आप जो इन तमाम विधानसभा चुनावों को लेकर, यूपी निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी एक्टिव है, कितनी तैयारी कर रही हैं? यूपी निकाय चुनाव दो फेज़ में है। एक तो मेयर के लिए भी चुनाव हो रहा है, चेयरमैनी के लिए जिसके है, और पंचायती लेवल पर, और उस पर भी चुनाव हो रहा है। तो निकाय चुनाव के उम्मीदवार कुछ राज्यों के घोषित कर दिए गए हैं और कुछ राज्यों के अभी भी शेष हैं। कल तक अंतिम तिथि है, कल तक सारे घोषित हो जाएंगे। उसमें हमारी ये भूमिका ये है कि हम लोगों से पूछें कि आपको क्या समस्याएं हैं आपके एरिया में। जो आपके एरिया गली की रोड है, यदि गांव की रोड है, तो वो आपके जो सबसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है, और अगर उससे मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, तो विधायक के अंडर आता है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि जो मुख्य मार्ग है वो विधायक के अंडर है। वो सोचते हैं कि हमारे पार्षद की जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचें, जनता तक अवेयरनेस पहुँचे, और फिर वो अपना उम्मीदवार चुनें, ना कि इस तर्ज पर कि वो इस पार्टी के हैं तो हम चुन रहे हैं। कि कितना उम्मीदवार कितना मेरिटोरियस है, इस बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो। और अगर उस पर कांग्रेस खड़ी उतरती है तो मेरी अपील है लोगों से, प्रदेशवासियों से, कि फिर कांग्रेस को वोट करें, और जो उम्मीदवार उस पर खड़ा उतर रहा है उसको वो वोट करें। इस टाइम मौजूदा जो हालात है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? असद अहमद इनकाउंटर, गुलाम का इनकाउंटर, अतीक अहमद, अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? उत्तर प्रदेश के हालात को आप किस तरह बयां करेंगे? देखिए, किसी भी कानून की सबसे पहली जो पेनल्टी, डेथ पेनल्टी होती है, सज़ाए मौत होती है, वो एक अंतिम पड़ाव होता है। सज़ाए मौत हम तब देते हैं जब कानून उस व्यक्ति को किसी भी तरह से घेरने में बिल्कुल नाकाम हो जाता है। और 19 साल की असद, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, असद की उम्र 19 साल थी
लोकतंत्र की ये भूमिका होती है, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका होती है कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए, उनका सुधार गृह भेजा जाए, बजाय इसके कि मैं देखा कि उनकी गाड़ी में भी कोई निशान नहीं थे भाग दौड़ के, और कहा गया कि वो भाग रहे थे पुलिस से, तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद अतीक अहमद का जिस तरह से एनकाउंटर करा, वो तो वीडियोस बहुत ही चिलिंग है, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। एनकाउंटर के रूप में देखती हैं कि हत्या के रूप में देखती एनकाउंटर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक ट्रेडिशनल रिवॉल्वर से उसने मार दिया और AK-47 लिए खड़ी पुलिस अब भाग गई। इससे भीतर मतलब इतना डरने वाला जिस तरह से पुलिस डरी थी, ऐसा रिएक्शन तो केवल बच्चों का होता है जब गोली चलती है। वो पुलिस सिक्योरिटी के लिए थी, उसको फायरिंग करनी चाहिए थी डिफेंस में, या मतलब कुछ भी हटाना चाहिए था। पुलिस पहले भाग गई। अतीक अहमद से ज़्यादा पुलिस डर गई कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है योगी राज में, ये स्थिति है आज। जिस तरीके से जो पूर्व राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनका उत्तराखंड के रामनगर में एक बयान आता है कि आप मोदी जी को भगवान मानिए, उनकी पूजा करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो क्या मानना चाहिए आपके हिसाब से भगवान? मुझे याद है जब राम राज्य था तो लोग खुश थे। राम राज्य ऐसा था कि उनकी सौतेली माँ के कहने पर उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी थी अपने भाई के लिए, और उनके भाई इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने चटाऊ रख के जिंदा उम्र उनकी जगह पे रखा रहा। वो ऐसा दौर था। सत्ता के लिए जो लालच है इस टाइम पे, जिस तरह से सारी सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो राम राज्य नहीं है। तो अब कलयुग में कोई भगवान नहीं होता, वो सतयुग का दौर निकल गया। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थी NSUI की मेंबर सदफ तस्नीम जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, और लगातार हम यूपी निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपका।